जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां हम कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी को अच्छे से समझेंगे। कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी का पहला पाठ है हमारा मानव भूगोल एक विषय के रूप में। मानव भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ते समय हम इसके आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, इसकी फिलोसॉफी को जानते हैं कि मानव भूगोल कैसे काम करता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में। तो देखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भूगोल की प्रकृति और भूगोल की शाखाएं। अगर भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के दो घटक देखें तो पृथ्वी के दो घटक रहेंगे हमारे पास में, एक तो प्रकृति और दूसरा मानव। दोस्तों, वैसे तो पृथ्वी के बहुत सारे घटक हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मानव को क्यों लिया? क्योंकि हम भूगोल को मानव के संदर्भ में ही पढ़ते हैं। तो हमारे पास में पृथ्वी के दो घटक हो गए, प्रकृति और मानव। प्रकृति के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और मानव के अंतर्गत मानव का तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन प्रकृति का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन मानव के सापेक्ष में। तो देखिएगा दोस्तों, ये परिभाषा मैंने लिखी है, उद्देश्य लिखा है। भूगोल अध्ययन का उद्देश्य क्या है हमारा? तो भूगोल अध्ययन का उद्देश्य ये रहेगा कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उसके तत्वों का अध्ययन करना। समझ आए बात दोस्तों? हम दोनों को पढ़ेंगे, प्रकृति को भी पढ़ेंगे, मानव को भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? प्रकृति किस प्रकार से मानव के जीवन को प्रभावित करती है, इनको हम विस्तार से जानते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, पहला ही प्रश्न है हमारा कि क्या हम प्रकृति और मानव को पृथक कर सकते हैं? तो दोस्तों, हमने जस्ट अभी पढ़ा कि पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उसके तत्वों का अध्ययन करना ही भूगोल है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि प्रकृति और मानव को पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि मानव प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। आगे जानेंगे कि वो किस प्रकार से पृथ्वी पर निर्भर है। देखिए, कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। इसके अंदर सबसे प्रमुख विद्वान है रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल। पूरा नाम लिख देते हैं इनका, फ्रेडरिक रेडजेल। दोस्तों, इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन मतलब नपातुला अध्ययन। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उसी को पढ़ना है जो मानव के लिए जरूरी है। ठीक है, देखिए लिखा है कि परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया। संश्लेषण का मतलब है नपातुला अध्ययन। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें यहाँ पे। इन्हीं की एक शिष्या थी एलन सी सैंपल। क्या कहते हैं ये महोदय? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द आए हमारे पास में, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अस्थिर पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी हमेशा एक सी नहीं है। यहाँ पर पृथ्वी से तात्पर्य प्रकृति से, यानी कि प्रकृति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो हर पल बदलती रहती है। और उसी के साथ जो क्रियाशील मानव है, मानव कभी एक जगह नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ कुचर पुचर करता रहता है। तो क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, उन्हीं का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। तो देखिए दोस्तों, परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर मुख्य शब्द पर बल दिया गया है। आगे हम देखते हैं पॉल विलाल डिला ब्लास्की। इन्होंने क्या परिभाषा दी? हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ये फ्रेडरिक रेडजेल की ही परिभाषा को दोहराते हैं, लेकिन एक नए अंदाज से। तो दोस्तों, ये तीनों परिभाषा आपको पढ़नी है। तो दोस्तों, ये तीनों ही परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंतर्गत छोटा सवाल ऐसे ही बन जाता है कि रेडजेल की परिभाषा क्या थी, या एलन सी सैंपल ने कौन सी परिभाषा दी, या आपको कोई भी एक परिभाषा लिखने को बोल सकता है। आगे अगर सारांश से बात करें तीनों परिभाषाओं का एक मिक्स रूप, तो देखिए, प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल। ये सबसे सरल और सार्थक परिभाषा हमारी बनती है। उदाहरण के तौर पे प्रकृति ने हमें भूमि दी और मानव ने उस पर क्या कर दी? खेती। क्या बना दिए? भवन बना दिए। तो मानव किस प्रकार से पृथ्वी के साथ अपने संबंध बना रहा है, प्रकृति किस प्रकार से मानव के साथ संबंध बना रही है, इन्हीं दोनों का अध्ययन करना हमारा क्या है? मानव भूगोल। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मानव का प्राकृतिकरण। ये प्राकृतिकरण है और प्रकृति का मानवीकरण। ये चित्र में देखिए दोस्तों, चित्र में देखने से पता चलेगा आपको कि मानव भूगोल के दो पहलू है। एक तो मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। चित्र को देखने से आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले चित्र में देखिए, मानव जो है वो आदिवासी टाइप से रह रहा है, कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसके पास तकनीकी और ज्ञान की कमी है, वो प्रकृति की पूजा करता है, उससे भयभीत होता है, भोजन और आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। तो ये मानव का प्राकृतिकरण है, मतलब वो प्रकृति के अनुसार अपना व्यवहार कर रहा है। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पर क्या है दोस्तों? देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना दिए हमने। तो क्या कर रहे हैं इसके अंतर्गत? हम मानव प्रकृति पर क्या कर चुका है? विजय प्राप्त, उन्नत तकनीकी और ज्ञान का विकास कर रहा है।
प्रकृति को अपनी जरूरत के अनुसार ढाल रहा है। अब वो डर नहीं रहा है, पहले जहाँ डर रहा था वो डर नहीं रहा है, प्रकृति के ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। अब वो सुविधाजनक और आरामदायक जीवन शैली जी रहा है, आदिवासी जीवन नहीं जी रहा। तो ये बताता है कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है, मतलब प्रकृति को मानव अपने अनुसार कैसे ढाल रहा है। पहले वो खुद प्रकृति के अनुसार ढला तो हो गया मानव का प्राकृतिकरण, अब उसने प्रकृति को खुद अपने अनुसार ढाल दिया तो हो गया प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है, रटना नहीं है चीजों को, बहुत आसानी से समझना है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि मानव और प्रकृति दोनों एक साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो मानव जो है वो प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। अब प्रौद्योगिकी क्या है दोस्तों? प्रौद्योगिकी का अर्थ है मानव के पास उपस्थित ज्ञान, मानव के पास उपकरण, मानव की तकनीक और कौशल। कौशल क्या? किसी सामग्री को बनाने का जो ज्ञान होता है, उसको जो टेक्निक होती है बनाने की, उसी को कौशल कहते हैं। और साथ में हो जाएंगे संसाधन, जो हमें कहाँ से मिलेंगे? भौतिक पर्यावरण से, यानी कि प्रकृति से। तो इस प्रकार से मानव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति के साथ अपनी अन्योन्य क्रिया करता है। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं दोस्तों कि ज्ञान, जैसे कि मानव को पता है कि लकड़ी का टेबल बन सकता है, तो ये ज्ञान हो गया। और लकड़ी से टेबल बनाने के लिए उसके पास उपकरण होने चाहिए, लोहे के, तकनीक होनी चाहिए। तकनीक का मतलब कुछ काम ऐसे भी होंगे जो वो हाथ से नहीं कर पाएगा, तो कुछ अपना दिमाग लगाएगा कि कैसे जुगाड़ बिठा के इसको बढ़िया बनाया जाए। अब कौशल क्या होगा दोस्तों? अब मान लीजिए उसके पास ज्ञान है, उपकरण है, तकनीक है, लेकिन उसको बनाना ही नहीं आता। उसको पता है कि टेबल कैसे बनता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो फिर वो कैसे बना पाएगा? वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही कौशल कहलाता है। तो ये दोस्तों सारे तत्व हमारे प्रौद्योगिकी के थे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जब उसको घर्षण का ज्ञान हुआ तो उसने अग्नि की खोज कर दी। जब उसको डीएनए का ज्ञान हुआ तो उसने बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने बहुत सारी बीमारियों का पहले ही पता कर लिया, बीमारी होने से पहले ही, डीएनए के नॉलेज से, कि आने वाले फ्यूचर में मानव को कौन सी बीमारी होगी। ठीक है दोस्तों, वायु के गति के ज्ञान से उसने वायुयान बना दिए, नाव बना दिए, नावों के ऊपर पाल लगाया जिसके अनुसार वो वायु के अनुसार चलने लगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि प्रौद्योगिकी मानव पर प्रकृति की बंदिशों को कम करती है। मतलब प्रौद्योगिकी के विकास से मानव प्रकृति के बंधन में नहीं बंधा रहता, वो लगातार स्वतंत्र होता जाता है। जब वो पहले अंधेरे में घूमता था तो वो अंधेरे से डरता था, लेकिन जैसे ही उसने अपने ज्ञान से, प्रौद्योगिकी से अग्नि की खोज कर ली, तो उसने प्रकृति की बंदिश को खत्म कर लिया। वो अंधेरे में भी घूम पा रहा है। ठीक है दोस्तों, वो पहले लंबी दूरी तय करते समय बहुत देरी से पहुंचता था, क्योंकि प्रकृति की अपने कुछ लिमिटेशन थी। तो उसने वायुयान बना दिया, गाड़ियां बना दी, मोटर कार्स बना दी, तो उससे वो लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय करने लगा, जो कि एक प्रकार से प्रकृति की बंदिशों को कम ही करता है। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कुछ विचारधारा है हमारे सामने आती है मानव भूगोल की। मानव भूगोल की सबसे प्रमुख विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगर पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में बात की जाए तो ये दोस्तों क्या है पर्यावरणीय निश्चयवाद? ये वह अवस्था है जो मानव प्रकृति के अनुसार ढल जाता है। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है, मतलब उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है। सामाजिक अवस्था आदिम होती है, वो आदि मानव जैसा जीवन जीता है। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वह प्रकृति के आदेश को मानता है, मतलब वो प्रकृति के खिलाफ नहीं जाता है, वो प्रकृति की पूजा करता है। ठीक है दोस्तों, वो प्रकृति से डरता है और वो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। अपने सभी कामों के लिए वो आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर है, खाने के लिए प्रकृति पर निर्भर है, क्योंकि वो खुद अभी तक कुछ बोना नहीं चाहता, कुछ उगाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो प्रकृति के खिलाफ जाएगा तो प्रकृति उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगी, तो वो कुछ उगाना नहीं चाहता। ठीक है दोस्तों, तो वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? प्रकृति पर। तो ये हो गया मानव का प्राकृतिकरण, कि वो प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, प्रकृति के बंदिश में जी रहा है, स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, वो अपने मन की नहीं कर सकता। प्रकृति देगी तो ले लेगा, अन्यथा पड़ा रहेगा एक जगह। अब समय बदलता है, प्रौद्योगिकी का विकास होता है, मानव के दिमाग का विकास होता है, और वो धीरे धीरे बहुत सारी जटिल संकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है।
तो इससे जब प्रौद्योगिकी का विकास होता है तो प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगता है। देखिए, जो मानव अपनी प्रौद्योगिकी के विकास से प्रकृति का अपने अनुकूल उपयोग करता है, अर्थात उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि वो प्रकृति का उपयोग अपने अनुकूल करने लगा। जहां वो पहले प्रकृति का उपयोग करने से डर रहा था, अब वो उसी प्रकृति का उपयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है प्रकृति का उपयोग? पहले वो खेती के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर था, अब उसने सिंचाई की व्यवस्था अपना ली, कुएं खोद लिए, ट्यूबवेल खोद दिए, नहरें बना दी। अब उसको बारिश की चिंता नहीं है, बारिश चाहे नहीं भी होगी तो वो खेती कर लेगा। तो इस प्रकार से वो प्रकृति का उपयोग अपने अनुकूल करने लगा। अब देखिए दोस्तों, इसी की दूसरी परिभाषा देखते हैं कि प्रकृति मानव को अवसर देती है तथा मानव प्रौद्योगिकी द्वारा उनसे संसाधनों का निर्माण करता है। मतलब प्रकृति मानव को कुछ अवसर देती है कि हे मानव, तू अब मेरा उपयोग कर। अब वो उपयोग कैसे करेगा? उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी होगी, बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है, चाहे प्रकृति कितनी ही अवसर दे दे। हमने ऊपर बात की ना, ज्ञान, कौशल, संसाधन सब चाहिए। प्रकृति ने संसाधन तो दे दिए, लेकिन हमारे पास में क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना, संसाधन तो है ही हमारे पास में अवेलेबल, लेकिन हमारे पास में चाहिए प्रौद्योगिकी। कोयला हमारे पास में शुरू से ही अवेलेबल है, लेकिन हमें चाहिए कि कोयले से बिजली कैसे बनाई जाएगी। हमारे पास में लकड़ी शुरू से ही अवेलेबल है, लेकिन हमें चाहिए कि लकड़ी से फर्नीचर कैसे बनाया जाएगा। तो ये था संभववाद कि मानव अब प्रकृति के अनुसार नहीं जी रहा है, वो प्रकृति के संसाधनों का उपयोग अपने अनुसार कर रहा है। तो क्या होने लगा? मानव अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता जा रहा है। पहले वो अभाव में जी रहा था, भोजन की कमी, सिंचाई की कमी, संसाधनों की कमी। तो अब धीरे धीरे वो स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहा है, खेती कर रहा है। तो उसके लिए जंगल के अंदर भोजन तलाशने की जिम्मेदारी नहीं है, वो कभी भूखा नहीं सोएगा, वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है। अब प्रकृति ने तो उसको संसाधन दिए कि ये मेरा उपयोग करेगा तो विकास करेगा, लेकिन वही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाह रहा है, उसका स्वामी बन जा रहा है। वो कह रहा है कि प्रकृति के अंदर जो भी अवेलेबल है वो तो सिर्फ हमारे लिए है, सभी जीव जंतु हमारे लिए बने हैं, और वो उनका धुआंधार उपयोग करता है, अंधाधुंध उनका उपयोग करता है। और इस विकास की अंधी दौड़ में वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमारे सामने आते हैं, देखिए गए आगे। प्रकृति की संभावनाओं से वो सांस्कृतिक भूदर्शियों का निर्माण करता है। सांस्कृतिक भूदर्शी क्या होते हैं दोस्तों? वो सड़क बनाता है, वो बांध बनाता है, वो नगरों का निर्माण करता है, वो नहरों का निर्माण करता है, वो भवनों का निर्माण करता है। ये सारे सांस्कृतिक भूदर्शी हैं। वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है, वो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए प्रकृति को बता रहा है कि देख, अब मेरी वर्चस्व बढ़ रहा है। कैसे? उसने नगरों का निर्माण कर दिया, बड़े बड़े महानगरों का, कंक्रीट के जंगल बना दिए, बिल्डिंग से, सड़कों का निर्माण कर दिया उसने, सड़कों का जाल बिछा दिया सर्वत्र, बांध का निर्माण कर दिया, नदियों को रोक दिया। जहां पहले वो प्रकृति से डरता था, नदियों की पूजा करता था, तो उन्हीं नदियों को बांध कर उसने बांध का निर्माण कर दिया। तो ये था दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण। अब दोस्तों, मैंने आपको कहा कि जब वो प्रकृति का स्वामी बनने की चाह रख रहा है, तो इस विकास की अंधी दौड़ में वो इतना आगे बढ़ गया है कि उसने पीछे किसी की परवाह नहीं करी। तो उसने प्रकृति को इतना तीक्ष्ण नुकसान पहुंचाया कि उसका भरपाई अब हमें अपनी ओर से भी करनी पड़ रही है। अब हमारे पास में संसाधनों की कमी होती जा रही है, जल संसाधनों की कमी होती जा रही है, हमने सर्वत्र प्रदूषण फैला दिया। तो ये था हमारा संभववाद। इस संभववाद से उभरने के लिए एक विद्वान आए, ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने एक नई विचारधारा दी, नव निश्चयवाद, जिसको हम रुको और जाओ विचारधारा भी कहते हैं। ये क्या करती है? संभववाद और निश्चयवाद के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं, बैलेंस बनाती है कि हमें विकास भी करना है, लेकिन ऐसा भी विकास नहीं करना है कि हम प्रकृति का दोहन ही करें, हम प्रकृति के अंदर स्थित दूसरे जीवों को अपेक्षित कर दें, उन्हीं को मारने लग जाए। तो हमें ये नहीं करना है, विकास भी करना है। मतलब देखिए, संभववाद के अंदर हमारा विकास नहीं हो रहा था, हमें ये भी नहीं चाहिए, अपना विकास भी करना है। निश्चयवाद के अंदर अंधाधुंध विकास हो रहा था, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें अनुकूल विकास चाहिए और लंबे समय तक चाहिए।
तो उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता है? नवनिश्चयवाद। बात को अच्छे से समझिएगा दोस्तों, रटने की कोशिश नहीं करनी है, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए, इसमें रुको और जाओ की विचारधारा को अपनाया गया। कैसे अपनाया गया? अपने शहरों के अंदर ट्रैफिक सिग्नल को देखा होगा, वह आपने देखा होगा कि तो रेड लाइट होती है, एक येलो होती है और एक ग्रीन होती है। रेड का मतलब क्या होता है? रुको, मतलब जैसे ही रेड सिग्नल हुआ हमें रुकना है। अब यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर साहब कह रहे हैं कि प्रकृति हमें कुछ ऐसे सिग्नल देगी रेड कलर के, मतलब कुछ ऐसे सिग्नल देगी जिससे हमें पता चलेगा कि अब हमें प्रकृति का दोहन नहीं करना है, अब हमें रुक जाना है। तो देखिए, रुको का मतलब है ऐसी अवस्था जहां पर प्रकृति स्वयं मना कर दे और प्रकृति को पुनर्पूर्ति का समय देना चाहिए। इसके अंतर्गत मतलब प्रकृति वापस से अपने आप को हील करना शुरू करेगी। फिर आता है येलो कलर, जहां पे हमें कुछ तैयार होना पड़ता है कि हाँ अब हमें चलना है या रुकना है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना है? सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ग्रीन कलर का मतलब जाओ, मतलब जहां संभव हो वहां पर विकास करना चाहिए, और वापस जब प्रकृति मना करे तो वापस रुक जाओ, वापस सोच समझ के आगे बढ़ो, वापस तेजी से आगे बढ़ते जाओ। तो ये क्रम चलता रहेगा, तभी हमारा विकास बढ़ता रहेगा। तो क्या था ये? प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी का सामंजस्य क्या कहलाता है? नवनिश्चयवाद। हमें विकास की अंधी दौड़ नहीं चाहिए, हमें ऐसा विकास चाहिए जो सर्वांगीण विकास हो, मतलब सबका साथ सबका विकास, सर्वांगीण विकास। हमें सिर्फ एक पक्ष का विकास नहीं करना है, अंधाधुंध विकास नहीं करना है। और ये विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। संभववाद के परिणाम क्या था आए थे हमारे सामने, मैंने चर्चा की थी आगे। एक तो पृथ्वी के ऊपर हरित गृह प्रभाव दिखने लगा, तापमान बढ़ने लगा। आज हर साल औसत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जा रहा है, और जब हरित गृह प्रभाव बढ़ रहा है तो मौसम बिगड़ रहा है, बेमौसम बारिश हो जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी सर्दी अधिक, कभी गर्मी अधिक, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। हमने इतनी सारी गैसों का, जहरीली गैसों का उत्पादन कर लिया कि जो हमारी जीवनदायिनी गैस थी ओजोन परत, वही अब नष्ट हो जा रही है। पीछे हटती हिम नदियां, जिन नदियों के किनारे कभी मानव सभ्यता पली फूली थी, वही नदियां धीरे धीरे प्रदूषित हो रही है, धीरे धीरे वो घट रही है। निम्नीकृत भूमियां, प्रदूषण के कारण भूमियों का उपजाऊपन घट रहा है। तो ये सब संभववाद के परिणाम थे, और इन्हीं को रोकने के लिए हमारे सामने कौन सी विचारधारा आती है? नवनिश्चयवाद। तो दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं, या संभववाद क्या है, या कभी दोनों को साथ में पूछ सकता है कि संभववाद और नवनिश्चयवाद के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं कि जब से जैसे मानव का विकास होने लगा तो उसकी मानव भूगोल की परिभाषा कैसे बदलती रही, उसके विषय कैसे बदलते रहे। आज हमारे विषय क्या? मानव भूगोल के प्रकृति के साथ मानव का सामंजस्य के साथ विकास करना, क्योंकि ये आज की मांग है। हमने इतने जंगल काट दिए कि अब जंगल कम पड़ने लगे, ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, तो हमने विचारधारा उसी के अकॉर्डिंग बना दी। तो हमेशा से ऐसा नहीं था, जैसे जैसे हमारी उपयोगिता बढ़ने लगी, हमने मानव भूगोल की परिभाषा बदल गए। तो क्या है, समय के साथ मानव का सामाजिक विकास हुआ तो मानव भूगोल के उपागमों में भी क्या आ गया? परिवर्तन। कैसे परिवर्तन आया? जैसे प्राचीन काल में क्या था? संभववाद, मतलब हमें प्रकृति का उपयोग नहीं करना है, प्रकृति के साथ चलना। फिर आया निश्चयवाद, मतलब अब हमें प्रकृति का दोहन करना है, जो कुछ भी वो हमारे लिए है, बस हम ही मालिक हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा, सब हमारे लिए ही बना है। ये था निश्चयवाद। जब ये भी पार नहीं पड़ा तो हमने नई विचारधारा लाई, नवनिश्चयवाद, कि अब हमें कुछ कंट्रोल करके आगे बढ़ना है, जंगलों की कटाई भी करनी है तो कुछ लिमिट में करनी है, क्योंकि हमें संसाधन तो चाहिए, ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं कि पानी घट रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पानी का उपयोग ही बंद कर दें। पानी का उपयोग करना है, लेकिन मितव्ययता से, उसको भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बचा के रखना है, खुद के लिए भी उपयोग करना है। मध्य युग में भौगोलिक अन्वेषण हुए जिससे समाज आपस में जुड़ने लगे। जो मध्य युग का यूरोप था, यूरोप में पुनर्जागरण होता है, धार्मिक आंदोलन होता है, जिससे वहां के बहुत सारे प्रमुख नाविक दुनिया की खोज में निकल पड़ते हैं,
और अलग अलग देशों की खोज करते हैं, जैसे अमेरिका की खोज। फिर उनके समाज के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं, उनकी संस्कृति के साथ कांटेक्ट में आते हैं, और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी धीरे 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 एक हो जाती है। और इस प्रकार कई अन्य विचारधाराओं का क्या होता है, जन्म। अब देखते हैं कि समय के क्रम में मानव भूगोल की अवस्थाएं क्या रही। तो क्या अवस्था रही, जो आरंभिक उपनिवेश युग था उसके अंदर हमारी उपागम था अन्वेषण और विवरण। मतलब हम तब हमारे मानव भूगोल का उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा खोज करनी है, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करनी है। फिर आता है उत्तर उपनिवेश युग, प्रादेशिक विश्लेषण। अब हमें अलग अलग प्रदेशों का अध्ययन करना है। फिर आता है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, मतलब वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड के बीच का टाइम पीरियड। तब हमने क्या देखा, अलग अलग स्थलाकृतियों को डिटेल से पढ़ने लगे, गहराई से समझने लगे कि ये मरुस्थल है तो क्यों बना, कैसे बना, इसकी अवस्थिति यहीं पर क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है। पर्वत बने तो ये यहीं पर क्यों बना, बाकी जगह क्यों नहीं बना। इस विचारधाराओं पर हमने जोर दिया। फिर आता है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक हमारे पास में टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, नई नई तकनीकें आने लगी, इंटरनेट का युग आने लगा, तो जन्म होता है स्थानिक संगठनों का। फिर आता है 1970 का दशक, उस समय हमारे मानव भूगोल की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। हमारे मानव भूगोल का उद्देश्य बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। अब हमारे उद्देश्य क्या रहते हैं, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय होता है। इनको देखते ही आगे लिखा हुआ है। फिर 1990 का दशक आता है और उसके बाद भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का जन्म होता है। अब देखिए दोस्तों, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। ये प्रादेशिक विश्लेषण का विरोध करता है। ये कहता है कि आप सभी देश, सभी क्षेत्र को एक ही तराजू पर नहीं तोल सकते। सभी का अपना भूगोल है, सभी का एक विशिष्ट भूगोल है, सभी मानव की अपनी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, वो अलग अलग भूगोल के अनुसार ढला हुआ है। तो यही है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। ये एक रूपता का विरोध करता है और ये विभाजन पे जोर देता है कि हमें हरेक के दृष्टिकोण से भूगोल को पढ़ना है। तो यही है भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में 1970 के दशक में ये तीन विचारधाराएं थी। एक तो कल्याण परक विचारधारा, जिसका उद्देश्य था लोगों का कल्याण करना। किसके द्वारा, आवास की पूर्ति करके, स्वास्थ्य में वृद्धि करके और शिक्षा में वृद्धि करके। इन तीनों के द्वारा हम लोगों का कल्याण करेंगे। तो ये थी कल्याण परक विचारधारा। फिर आता है आमूलवादी विचारधारा, यानी कि रेडिकल विचारधारा। कौन सी, जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पे आधारित थी। इसने सामाजिक समस्याओं पर ध्यान दिया और इनका मानना था कि वर्तमान में जितनी भी समस्या है, चाहे वो युद्ध हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, उन सभी का एक ही कारण है, पूंजीवाद। मतलब अमीर और गरीब, ये समाज के अंदर दो वर्ग बन गए और इसी के कारण आज विश्व के अंदर तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। ये मानना था कार्ल मार्क्स का और उन्हीं के सिद्धांत में ये विचारधारा पनपी। फिर आता है व्यवहारवादी विचारधारा। ये क्या कहता है, किताबी ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देना। मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनना है, कौशल को विकसित करना है, प्रत्यक्ष अनुभव करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी तीनों विचारधाराएं थी। आगे देखते हैं कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से। वैसे तो मानव भूगोल के क्षेत्र खूब सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीन प्रमुख क्षेत्र पढ़ेंगे, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। परीक्षा में इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इनके उपक्षेत्र कौन कौन से वो देखिए। सामाजिक भूगोल को जब हम भूगोल की दृष्टि में पढ़ते हैं या भूगोल के एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ते सामाजिक विज्ञान के रूप में। यह आपके 10वीं तक किताब भी रही होगी, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत इतिहास को पढ़ा था हमने, समाजशास्त्र को पढ़ा था, मानव विज्ञान को भी आपने पढ़ा था और काफी हद तक आपने महामारी विज्ञान को भी पढ़ा था। ये कैसे भूगोल के संदर्भ में होते हैं उनको समझते हैं। देखिए, ऐतिहासिक भूगोल। अब इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो भूगोल पृथ्वी पर ही होती है। तो हमें इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले भूगोल को समझना जरूरी है। जैसे भारत में बहुत सारे युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हुए, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो। तो ये सारे युद्ध क्यों हुए यहाँ पर,
क्योंकि कुछ ऐसी यहाँ पे भूगोल की विशेषता थी। फिर चिकित्सा भूगोल में महामारी विज्ञान, मतलब वैज्ञानिक जो है वो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में फैली बीमारियों का अध्ययन करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये फलाना बीमारी इसी क्षेत्र में क्यों पनपी और इन्हीं लोगों में क्यों फैली, दूसरे लोगों में क्यों नहीं फैली। तो उनके हिसाब से ये पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है महामारी विज्ञान। जैसे अभी हमारा लेटेस्ट उदाहरण है कोरोना का, कोविड-19, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के अलग अलग सैंपल इकट्ठा किए और हर सैंपल पे अपने अलग अलग अध्ययन किया और देखा कि किन क्षेत्र के लोगों पर ये कोविड-19 कम असर डालता है और क्यों कम डालता है, जिससे उन्हें वैक्सीन बनाने में मदद मिली। फिर आता है लिंग भूगोल, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र, और फिर सांस्कृतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत मानव विज्ञान, मानव के बारे में, मानव की संस्कृति, मानव का पहनावा, मानव का खान पान, मानव का रहन सहन, ये भूगोल के दृष्टिकोण पे कैसे होता है। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में आप देखोगे मरुस्थलीय इलाका है, लगभग हर साल सूखा पड़ता है, अकाल, जिसके कारण से लोगों में रंगों की बहुत सारी कमी है, मतलब रंगीनता की कमी है, जिसके कारण उस कमी को पूरा करने के लिए लोग यहाँ पे तड़क भड़क रंगों के कपड़े ज्यादा पहनते हैं। वही आप जाओगे बंगाल की साइड तो वर्ष भर हरा छत्र रहता है, खूब हरियाली रहती है, खूब रंगीनता रहती है, तो वो उसके साथ अपने सामंजस्य बिठाने के लिए ज्यादातर सफेद कपड़े पहनते हैं। तो ये हमारे भूगोल के अंतर्गत संस्कृति होती है। धर्म भी भूगोल के अंतर्गत ही फैलता है, भूगोल के अनुसार ही धर्म पनपता है, जैसा क्षेत्र होगा वैसा ही भूगोल धर्म होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई ऊपर से नहीं बनता है, सब मानव ही बनाता है और मानव जैसे भूगोल में रहता है वैसे ही बनाता है, भूगोल के अनुसार ही अपनी भाषा भी बोलता है। राजनीतिक भूगोल को हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत, जहां हम पढ़ते हैं निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। ठीक है दोस्तों, सैन्य भूगोल कैसे, हम सैन्य भूगोल के अंतर्गत भूगोल के अलग अलग भूदृश्यों को पढ़ा जाता है कि वो किस प्रकार से सेना के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, जिसमें कृषि भूगोल, आप सबको पता ही है कि भूगोल कैसे कृषि पर प्रभाव डालता है, उद्योग पर कैसे डालता है और पर्यटन पे कैसे डालता है। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट आज यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को आसानी से समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न लेके आया हूं मैं, इन प्रश्नों के जवाब आप खुद स्वयं से देने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप में कहाँ कमी रह रही है। तो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल की दो प्रमुख विशेषताएं। दूसरा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में मुख्य अंतर। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। संभावनावाद की अवधारणा को संक्षेप में बताना है, यानी कि संभववाद ना, संभावनावाद मतलब संभववाद। फिर आता है मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और वो उसका क्षेत्र कौन कौन सा, उसका वर्णन करना है। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, किसी तीन का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे आपको तीन ही बताए गए। मानव भूगोल मानव और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है, इस कथन की क्या करनी है, पुष्टि। तो दोस्तों, इस पार्ट को अच्छे से समझिएगा। इस पार्ट को समझने से ही आपकी कुछ बातें क्लियर हो जाएगी, ताकि आपको आगे के पार्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।